आपकी बातों को सामने रख रहे हैं। जी सर। सर क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। हमारे ही जिस नेशनल ब्रांड से मैं भी एसोसिएटेड हूँ, वहीं पर सर एक टीचर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आए हुए वो किसी रेफ़रेंस से ही हैं। पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ़ उनका एक ही हरकत होती है कि कोई भी नई फीमेल फैकल्टी आती है, वो उसे यही बताएँगे कि मेरा इतना सैलरी पैकेज है, मेरी बात सुनोगी, तो तुम आगे बढ़ जाओगी। ठीक है भई, अच्छा, होता है सर ये। फीमेल फैकल्टी सर क्या करती है, वो बेचारी उसकी बातों में आ जाती है, उसका फीमेल फैकल्टी का करियर फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वो क्लासेस पे ध्यान नहीं दे पाती। उसी से किसी पे पॉश लगवा दिया जाता है, उस फीमेल फैकल्टी से। और एट द एंड सर ये सारी चीज़ें कहाँ पे कनेक्ट होती हैं, जो फैकल्टी मेल फैकल्टी रेफरेंस से आया होता है, वो आगे बढ़ जाता है, फीमेल फैकल्टी बेचारी बाद में सेंटर छोड़ देती है। तो मतलब आप फीमेल फैकल्टीज को क्या कहना चाहेंगे, और उन चाचा भतीजा के जो रिश्तेदार है उसको तो छोड़िए, फीमेल फैकल्टीज को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और बाकी सर फैकल्टी मैं को फीमेल प्रेशर। फैकल्टी जी, मैं फीमेल फैकल्टीज़ को सर ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने आप पे विश्वास रखें। उन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी है, बच्चों के साथ कनेक्ट बनाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ सर। ऐसे फैकल्टीज़ जो कि चाचा-भतीजे हैं सर, वो आपका भविष्य का उद्धार नहीं करेंगे। मैडम ये वो सिर्फ़ बहुत आपका बहुत मिसयूज़ बोल्ड करेंगे। लाइन है, और उसको मैं रिपीट करता हूँ कि आप चापलूसी से आगे नहीं बढ़ सकते। एडटेक इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, और ऐसे भी कुछ पेशे हैं, कहा जाता है कि डॉक्टर, वकालत और टीचिंग, ये तीन ऐसे पेशे हैं जिसमें कि पढ़ना पड़ता है, खुद के काबिलियत के दम पे आगे बढ़ा जाता है, रेफरेंस से बस आप एक स्टेज पा सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हर फीमेल फैकल्टी को बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, उनकी काबिलियत से ही वो आगे आए हैं। सिर्फ़ उन्हें यही करना है कि इन चापलूसों की बातों में नहीं आना। और मैडम नॉन एडमिन स्टाफ के साथ किस तरह की मतलब चीजें हो रही है, जैसे कि अभी रिसेंट में मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकता, अभी ईस्ट इंडिया में लगभग लगभग आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसी वीक की घटना है। इस वीक के अंदर लगभग लगभग 150 से 200 लोगों का ले ऑफ हुआ है, जिसमें कि 50% नॉन टीचिंग या एडमिन स्टाफ से। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके के जो आंख बंद करके हायरिंग होते हैं और फिर बाद में फायरिंग होते हैं, तो इससे मतलब लोगों के साइकोलॉजी और लाइफस्टाइल पे किस तरीके का इफेक्ट आता है? जी सर, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ सर, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है सर, फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन सर मैं इसमें यहाँ पे ये कहूँगी, थोड़ा-सा नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है सर, एक वो अपना एक्स्ट्रा एज तक जाके मेहनत करता है कि फैकल्टीज़ के पढ़ाने के लिए उन बच्चों को क्लास में लाए। उन फैकल्टीज़ के बारे में उन पेरेंट्स को बताता है, उन बच्चों को बताता है कि अगर आप इन फैकल्टी से पढ़ेंगे, इन फैकल्टी की क्लास में जाएँगे तो आपका भविष्य कैसे रहेगा। लेकिन सर जब उसी नॉन एकेडमिक स्टाफ को सर कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसी नॉन एकेडमिक स्टाफ को सर जब वो कहता है मुझे अब सैलरी इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, या सर वो जिस दिन उन चाचा-भतीजों की कंप्लेन लाता है कि आपके रेफ़रेंस से, या ये जो एक टीचर है सर, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, मेरे पास कम से कम 15 पेरेंट्स का फ़ोन आया है सर, तो कुछ एक्शन करिए। तो सर उस नॉन एकेडमिक स्टाफ को सर फायर कर दिया जाता है। अच्छा। उसकी उसकी परफ़ॉर्मेंस के पैरामीटर्स खराब बता दिए जाते हैं कि आप एक रिफंड नहीं रोक पा रहे हैं, आप एक पेरेंट को नहीं समझा पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। आप पेरेंट को बोलिए उसकी पेरेंटिंग ही गलत है, वो टीचर में कभी ढूँढ रहा है तो। यहां तक बात कही जाती है? जी सर। सर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सर सेंटर हेड्स, सेंटर इंचार्जेस, एचआर्स, मैं आपको बोलूँगी, एचआर्स भी हैं सर ऐसे सिस्टम में, अच्छा। जो कि ये बोलते हैं सर कि अगर आप गरीब हैं, तो ये आपके पिछले जन्म का, आपने पिछले जन्म में कोई पाप करे हैं, इस वजह से आप गरीब हैं। अच्छा, तो क्या सर करें? ये स्टेटमेंट्स एचआर्स के होते हैं। तो उनका क्या कहना है, गरीबी हाँ, हटाने के लिए क्या करें? गरीब हैं आप, क्योंकि आपको अगर जैसे कोई
नॉन अकेड स्टाफ है, एचआर के पास गया कि मैम मुझे क्या कहते हैं ऐसे बहुत प्रॉब्लम है सर, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे इस तरीके से फायर करा जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो मेरे घर में कुछ इश्यूज़ हैं सर, क्योंकि सर नॉन अकेड स्टाफ के कई लोग होते हैं जिनकी सैलरी ही सर सिर्फ़ 30 या 35,000 भी होती है। लाइक काउंसलर हो गया सर, कई काउंसलर्स की सैलरी सर बहुत कम होती है। 30-35,000 मैक्सिमम इंसेंटिव्स के साथ 40-45,000 पहुँच जाते हैं। लेकिन सर उनके ऊपर भी अपने-अपने बर्डन्स होते हैं। तो सर एचआर तब उन्हें ये स्टेटमेंट देती है, अगर आप गरीब हैं तो ये आपके पिछले जन्म के पाप हैं। वो मतलब गरीबी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, आप इसी में काम करिए, करना है तो जाइए। इसी में काम करिए। बिल्कुल, सोचिए सर, मतलब इस लेवल तक की सोच के लोग बैठे हुए हैं। मतलब मेरा मानना है कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्क जो है कोई पैरामीटर नहीं है अब। बिल्कुल भी नहीं सर। ग्राउंड लेवल पे सर जो मैं कहूँगी ना रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी तक कोई देख ही नहीं रहा है। तो सब अपना पैसा, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इन सब में लगे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको इसमें भी बता देती हूँ सर, कि जो सेंटर हेड्स और सेंटर इंचार्जेस होते हैं सर, वो हार्ड वर्किंग काउंसलर्स को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। एक गुड लुकिंग काउंसलर हो, जो काम ना करती हो, लेकिन आपके पास आपके केबिन में बैठ के 2-2 घंटे आपसे वार्तालाप कर रही है, वो उसे आगे बढ़ाएँगे। ये तो गलत है मैडम, मुझे लगता है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, वो एक कर्म क्षेत्र है और यहाँ पे कर्म प्रधान होना चाहिए। नहीं सर, मेरे पास नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं सर। कई बार मुझे अपनी लीडरशिप को लेकर भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ लीडर, मैं इन चीज़ों के लिए जब आवाज़ भी अगर उठाती हूँ सर, तो मुझे भी कई बार कह दिया जाता है कि मैम आप पार्शियल हो रहे हो, आपको नहीं सोचना है, एचआर की तरफ से आता है, मैम आप इन सब चीज़ों को नहीं सोच सकती हैं, ये कंपनी डिसीजन है। तो जैसे कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि सेंटर घाटे में चल रहा है इसलिए हम ले ऑफ कर रहे हैं। तो कई बार सेंटर सच में घाटे में चल रहा होता है या फिर वो दिखाया जाता है कि घाटे में चल रहा है? सर देखिए, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं सर, सेंटर घाटे में कैसे चलेगा सर? जब एक बात बताइए, जो अच्छा फैकल्टी है उसको तो आप दे रहे हैं 40-45,000 रुपया महीने का पैकेज। जो आपका रिश्तेदार आया है, आपने उसका ही पैकेज रखा है, उसको 2 ढाई लाख रुपया महीना मिल रहा है सर, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है। अच्छा वो पढ़ा नहीं रहा, बच्चा रिफंड ले रहा है, तो सर घाटे का रीज़न तो सर सेंटर इंचार्ज और सेंटर हेड ही हुआ ना सर। मैडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछ लूँ? बिल्कुल सर, पूछिए सर। मैडम ये जो रिश्तेदार और जो इस तरीके से मतलब कि नालायक लोग ही कहूँगा या फिर मतलब काबिल नहीं है लोग, इस तरीके के जो लोग हैं वो कितना परसेंट होंगे? सर एक सेंटर पे आप मान के चलिए, अकैड और नॉन कैड अकैड स्टाफ में मिला के 40% ऐसे ही लोग होंगे। मतलब 40% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है मैडम। सर आप मानेंगे नहीं सर, अपने गाँव के लोगों को ऑफिस बॉय भी बना के लगा लेते हैं सर। अच्छा, जी। तो वो जिम्मेदारी जो होती है ऑफिस बॉय की वो निभाते हैं या फिर वो अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं, बस अपना काना-फूसी और उसके जो है मतलब स्पाई एजेंट बन के रहते हैं? सब बस स्पाई होते हैं, वो स्पाई एजेंट बन के ही रहते हैं सर, कानाफूसी के लिए ही तो होते हैं वो लोग। लेकिन ये है कि उनको ऑफिस बॉय का नाम दे दिया जाता है, वो भी बेचारे एहसानों तले हो जाते हैं कि मेरी गाँव में नौकरी नहीं थी, अब शहर में आके नौकरी लग गई। बड़े साहब ने लगवाई है नौकरी, तो जो करना है उन्हीं के लिए करना है। ये बड़े साहब कौन है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए हमें। सर बड़े साहब ये वही लोग होते हैं सर, सेंटर हेड्स और सेंटर इंचार्जेस। अच्छा, जी। तो कई ऐसे बड़े साहब हैं जो कि आज के डेट में कई लोगों के तबादला और कई लोगों के इस्तीफा की बात हो रही है, तो बड़े साहब भी अफेक्टेड हुए हैं क्या? सर बड़े साहब ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं हुए हैं सर। बड़े साहब आज प्रॉब्लम तो सर यही है ना, कि बड़े साहब की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि बड़े साहब नहीं हिलते हैं। जैसे ही बड़े साहब पे कोई बात आती है, वो अपने नीचे वालों को हिलाने लगते हैं। नीचे वालों में कमियाँ ढूँढने लगते हैं, गिनवाने लगते हैं। वो साफ एक साइड हो जाते हैं जी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। आई एम अ प्योर पर्सन। प्रॉब्लम नीचे है।
तो मैडम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हुए क्या-क्या बातें कहना चाहेंगे आप? और सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और आज आपने हाफ डे लेकर के हमारे लिए एक पॉडकास्ट का सेशन रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले मैं भी यहाँ पर यही कहूँगी कि मुझे आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका मिला, जो परेशानियाँ रूट लेवल पर चल रही हैं, वो बताने का मौका मिला सर, उसके लिए मैं भी बहुत आभारी हूँ आपकी। क्योंकि सर मैंने कई बार आवाज़ उठाई, हर कंपनी में जिनमें काम किया, उनके एचआर्स को, उनके वीपीज़ को, सीनियर्स को मेल लिखे, ईमेल्स के थ्रू बताने की कोशिश करी, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सर मैं इस पॉडकास्ट को ये कह के कंक्लूड करूँगी सर, कि किसी भी फैकल्टी का अगर रिक्रूटमेंट होता है सर, उसका प्रॉपर रिटन टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर डेमो होना चाहिए सर उसका। और सर अगर उसका रिटन टेस्ट और डेमो हुआ है सर, तो उसको बताना भी चाहिए कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या रीज़न रहा है? उसको जानना चाहिए सर। कई बार ऐसा होता है मैडम कि फैकल्टीज को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि उनका रिटर्न नहीं हुआ तो कितने प्रतिशत कम आए या फिर सर ये बिल्कुल, बिल्कुल बताना चाहिए सर, क्योंकि इसमें भी थोड़ा-सा ये मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी सर, क्योंकि जैसे मैंने जिन ऑर्गनाइज़ेशंस में काम किया है, कई मेरे पास सेंटर हेड या सेंटर इंचार्ज बोलते थे कि मैम सो एंड सो फैकल्टी आ रहे हैं, आप उन्हें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दो। तो सर मैं उन्हें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराती थी। क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पे हाँ सर, क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड मैंने उन्हें कराए, प्रिंट निकाला, क्वेश्चन पेपर दिया, और क्वेश्चन मतलब पेपर पे एग्जाम से पहले मतलब वो एक एक्टिंग चलती थी। बिल्कुल सर, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हुआ सर। अगर सर वो रेफ़रेंस से आया हुआ है फैकल्टी, तो सर उसका डेमो तक जाता था। अगर वो रेफ़रेंस का नहीं है फैकल्टी, उसका कोई रेफ़रेंस नहीं है, बेचारा मेहनत करके कहीं से आया है वॉक इन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो सर उसका पेपर भी चेक नहीं होता था। ऐसे ही ओएमआर्स रख दी जाती थी। और अगर वो रेफ़रेंस से आया है तो रिटन टेस्ट तो उसका ठीक है, जो भी हुआ सो एंड सो रखा गया है। डेमो पे बात गई। डेमो में भी सर उसमें क्या होता था कि अगर वो रेफ़रेंस का फैकल्टी है, तो उसका डेमो सर 2 या 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता था। अच्छा, जी, लेकिन अगर वो फैकल्टी रेफ़रेंस से नहीं आया है, तो सर डेमो 1-1 घंटे चल रहा है सर। 1-1 घंटे चल रहा है। 1-1 घंटे डेमो चल रहा मतलब है। कई फीमेल फैकल्टीज ने मुझे कंप्लेन किया है कि उनका डेमो डेढ़ घंटे रखा बिल्कुल गया। सर, बिल्कुल सर। इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना नेपोटिज़्म वाले एक फैकल्टी थे। तो वो अपने सब्जेक्ट का जो उनका डेमो लेने अगर कोई फीमेल फैकल्टी आती है, तो अपने सब्जेक्ट में चाहे वो उस लेवल के हों या ना हो खुद, लेकिन वो डेमो लेने जाएँगे उस फीमेल फैकल्टी का, अगर वो फीमेल फैकल्टी उन्हें अच्छी लग गई तो। क्या मतलब? सर अच्छी मतलब भाई गुड लुकिंग, अच्छा, उससे कनेक्ट्स बनाने हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ भी चल रहा है। बिल्कुल सर। तो मैडम आपने कई सारे मतलब जो इश्यूज हैं जो कि मतलब डीप रूटेड इश्यूज हैं उस पे बात की और मैं एक बार समराइज करना चाहता हूँ जैसे सबसे पहले जी तो सर। आपने नेपोटिज्म के मुद्दे पे बात की कि किस तरीके से एडमिन नॉन एडमिन स्टाफ में जो गांव का रिश्तेदार है वो भी है एज अ जी, स्पाई और दूसरा कि किस तरीके से जो नेपोटिज्म वाले फैकल्टी हैं जी, नेपोटिज्म वाले जो फैकल्टी हैं जो कि सिस्टम में जमे हुए हैं क्योंकि सो कॉल्ड बड़े साहब हैं जी, और सबसे बड़ी बात कि ऑनेस्टी और हार्डवर्क सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया है ऑनेस्टी और हार्डवर्क से काम करने नहीं दिया जा रहा है जी, और बॉटम लाइन यही है जो कि आपने कहा कि जो भी फैकल्टीज अगर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो उन्होंने अपने स्टार्टअप को ओपन कर लेना चाहिए या फिर जो लोग किए हैं तो धीरे धीरे सक्सेस कर रहे हैं कर रहे हैं सर सक्सेस और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट को छोड़ करके वो अगर अपना स्टार्टअप करें तो साल 2 साल में दिक्कत आएगी लेकिन उसके बाद बराबर चलेगा सर मैं आपसे कहूँगी कि मैंने एक फैकल्टी और देखे थे मेरे ही सेंटर पे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आईआईटी ग्रेजुएट थे वो भी। उनसे पढ़ने के लिए सर बच्चे ये बोलते थे कि हम उनकी क्लास में ज़मीन पे बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन हमें पढ़ना ही उनसे है। अच्छा उस फैकल्टी को सर पूरे सेंटर पे बड़े साहब के कहने पर बॉयकॉट करा गया। अच्छा जी, उस फैकल्टी से कोई दूसरा फैकल्टी बात नहीं करता था।
उसको फैकल्टी रूम में उसके लिए बैठने की जगह तक नहीं होती थी। अनटचेबल। बिल्कुल सर, अनटचेबल। वो फैकल्टी एक दिन इतना परेशान हुआ कि सर उसने इंस्टेंट रिज़ाइन करा, और जैसे ही उसने इंस्टेंट रिज़ाइन करा सर, उस फैकल्टी ने, सर कम से कम उसी दिन हमारे पास 50 से 60 रिफंड आ गए। अच्छा, और लेकिन आप ये उस सोचिए एक रिफंड को अच्छे दबा दिया फैकल्टी के गया। साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ। जी। अब आप रिफंड ये को सोचिए दबा दिया उस गया होगा। फैकल्टी उस सर रिफंड को ये कह के दबाया गया कि ये जो फैकल्टी है, ये हमारे बच्चों को बहका रहा है। अच्छा, किस तरीके जी, से? ये बच्चों को बहका रहा है। ये बच्चों को अपनी प्रेम कहानियाँ सुनाता है, हमने कहीं से सुना है ये ऐसा, लेकिन सर वो ऐसा नहीं था। वो फैकल्टी पढ़ाने में बिलीव करता था, और सर जब उसने हमारे सेंटर को छोड़ा भी, तो उसके बाद भी सर, वो बच्चों के साथ वन टू वन बच्चे उससे आज तक कनेक्ट होके अपने टॉपिक्स पढ़ रहे थे। क्या बात, क्या बात! ऐसे गुरुओं को नमन है मेरा जो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और नौकरी और जॉब को के परे भी काम करते हैं, चूँकि उनका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुनून है, पैशन है। जी, और मैडम एक लास्ट सवाल बस। जी। मैडम जिस तरीके से आज के डोमेन में आईआईटीएन नॉन आईआईटीएन फैकल्टी का जो एक तरीके से जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि आईआईटीएन फैकल्टी ही टॉप नॉच फैकल्टी हैं या कुछ नॉन आईआईटीएन भी उस लेवल के हैं? क्या मापदंड आप मानते हैं? सर इसमें मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि जो आईआईटीएन फैकल्टी है वही अच्छा पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है सर। बहुत से फैकल्टीज़ हैं जो कि आईआईटीएन नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, इसी का मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एक फैकल्टी हमारे यहाँ आईआईटीएन थे, 2.5 लाख महीने का उनका पैकेज था। अच्छा, पहले मेरे सेंटर पे आए, बच्चों ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, ढाई 3 महीने वो ऐसे ही खाली बैठे रहे। फिर उन्हें दूसरे सेंटर पे ट्रांसफ़र करा गया, वहाँ भी उन्हें बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं करा। साल भर सर उनका ऐसा ही रहा, लेकिन वो आईआईटीएन थे। अच्छा। हुँ। मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन वो आईआईटीएन थे। लेकिन बच्चे उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्हीं की जगह दूसरा फैकल्टी उनकी क्लास में जाता था जो कि नॉन आईआईटीएन था। बच्चे खूब अच्छे से पढ़ रहे थे। मतलब आईआईटीएन, एनआईटीएन जो पैरामीटर है ये मतलब आप नहीं मानते? नहीं सर, इसे मैं नहीं मैं ये मेरा पर्सनल इंटेक है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। तो उसके साथ ही मैं आपको अपना एक ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ सर, क्योंकि एक-एक सेंटर पे मेरे पास सर 2-2 हज़ार बच्चे हैं। तो मैं उस मापदंड को रखते हुए आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है मैडम, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब इस मीटिंग को हमें यहाँ पर मैं एंड जी करना सर, चाहूँगा, ताकि हम दोबारा बिल्कुल। आपसे मुलाकात कर सकें एक और दूसरे मीटिंग में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप एक फीमेल वॉइस हैं और आपने जितनी मतलब स्पष्ट रूप से एक-एक मुद्दों को बिल्कुल दमदारी के साथ बोला है, दिल से सैल्यूट है मैडम। और आगे भी हम बने रहेंगे। अगला पॉडकास्ट भी जल्द लेके आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।